अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ईद की छुट्टियों के बाद आज हमारी पहली फ़िज़िकल क्लास और ईद की छुट्टियों में हमें टोटल वैसे तो हमने कोई ग़ालिबन 8 के करीब छुट्टियां थीं, जिनमें से आपको 4 लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल किए गए और उन लेक्चर्स में बस ये पास पेपर क्वेश्चंस ही हमने ग़ालिबन डिस्कस किए थे। ये कोई 4-5 क्वेश्चंस ही हैं पीएनएल बजट के और 2 क्वेश्चन कैश बजट के, जो आपके इन छुट्टियों में डिस्कशन में आए। कोई नया टॉपिक हमारा नहीं चल रहा था, इन्हीं क्वेश्चंस पे बात हो रही थी और बजटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें मेन काम जो है ही वो प्रैक्टिस का, इसमें रिवीजन वाला काम बड़ा कम है, क्योंकि रिवीजन की चीज़ें बड़ी सिंपल हैं। बेसिक फॉर्मेट्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इक्वेशन, रॉ मटेरियल कंज्यूम की इक्वेशन, यूनिट सोल्ड की इक्वेशन, बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन हैं, तो वो रिवीजन रिलेटिवली सिंपल है। असल काम इनका प्रैक्टिस का है, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए जो डाटा चाहिए वो क्वेश्चन के अंदर ही आपको सब कुछ दिया जाता है और उसी से हमने अपनी वैल्यूज़ इस्टेब्लिश करनी होती हैं। तो कोई क्वेश्चन लास्ट लेक्चर्स में कोई क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किए उनमें से किसी एडजस्टमेंट में कोई हेल्प चाहिए तो पूछिए जनाब। हम पीएनएल के कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, कैश बजट पे हम देखेंगे। मैंने जैसे बताया था कि हमें कैश बजट पे भी सवाल आता है, पीएनएल पे भी सवाल आता है और फंक्शनल बजट पे भी सवाल आ जाता है। तो हमारे एजेंडा में जो क्वेश्चन रह गए हैं, 1 2 3 क्वेश्चन हमारे एजेंडा में है। ये एक और क्वेश्चन आपका ऑटम 24 रिलेटिवली जो रिसेंट अटेम्प्ट है, इसका आपको होम असाइनमेंट में मिलेगा। तो हम फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, कैश बजट पे क्वेश्चन 8। लोटस एंटरप्राइजेस का सवाल है। ये सवाल है जनाब हमारा ऑटम 2016 का क्वेश्चन 1 था। रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर कैश बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगले साल का कैश बजट चाहिए। अज्यूम दैट ऑल ट्रांजैक्शन अकर इवनली थ्रूआउट द ईयर, 360 डेज इन अ ईयर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो हमें एक साल का, अगले साल का कैश बजट बनाना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कैसे बनेगा जनाब। क्वेश्चन में ना बेटा आपको पढ़ते हुए डेटे समझना बड़ा ज़रूरी है। हम ये ऑटम 16 अटैम्प्ट है, ऑटम 16 अटैम्प्ट किस तारीख को होती है, किस अराउंड किस डेट में होती है? फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 16 में ये आप पेपर दे रहे हो और उसने कहा जी ये आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपको एक्सट्रैक्ट दिए गया ना, ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2016, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2016 पेपर देने गए हो और 30 सितंबर मतलब आपके पेपर को 20 को दिन बाद 22 दिन बाद जो साल ख़त्म होने वाला है, ये उसका पीएनएल है। इसके साथ एंडिंग लिखा गया क्योंकि अभी ये 30 सितंबर आया नहीं है। 30 सितंबर आ चुका हो तो एंडेड लिख दिया जाता है। और इसके साथ प्रोजेक्टेड लिखा गया है क्योंकि 30 सितंबर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअल हो नहीं सकते क्योंकि 30 सितंबर भी आया नहीं ना। आल्दो 30 सितंबर ईयर एंड के हिसाब से तकरीबन 11 महीने से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी 30 सितंबर नहीं आया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट्स हैं इसमें में भी 11 सवा 11 महीने के रिजल्ट्स एक्चुअल हैं, बाकी को 2-3 हफ्ते की प्रोजेक्टेड डाटा शामिल है। तो ओवरऑल दीज रिजल्ट्स विल बी कॉल्ड प्रोजेक्टेड रिजल्ट। ये प्रोजेक्टेड रिजल्ट है लेकिन उस साल के जो तकरीबन गुजर चुका है। तो बजट हमें इसका नहीं बनाना, ये जो साल तकरीबन गुजर चुका है उसके प्रोजेक्टेड रिजल्ट हैं। तो ये क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ना सीखिए, प्रोजेक्टेड से एकदम कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये तो फ्यूचर की बात आ गई, ये फ्यूचर नहीं है भाई, ये भी पास्ट है। तो तकरीबन जो साल गुजर चुका है ये उसके एक्सट्रैक्ट है, जिसमें आपको जो डाटा गिवन है, सेल्स 100% क्रेडिट रुपीज़ इन मिलियन में, रॉ मटेरियल कंजम्पशन है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है जिसमें इंपोर्ट की 98 है, कन्वर्जन कॉस्ट वेरिएबल कितनी है, कन्वर्जन कॉस्ट फिक्स कितनी है जिसमें डेप्रिसिएशन शामिल है, ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरिएबल कितनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स कितनी है उसमें डेप्रिसिएशन है, ट्रेड क्रेडिटर्स कितने हैं, एडवांस टू सप्लायर फॉर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल कितने हैं। मतलब लोकल परचेजेस आप उधार पे ले रहे हो, क्रेडिट पे ले रहे हो, और इंपोर्ट जो कर रहे हो रॉ मटेरियल उसके अगेंस्ट एडवांस पे कर रहे हो। तो एडवांस इज एन एसेट एंड दिस इज योर लायबिलिटी। एली इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। हमारी कहानी नेक्स्ट ईयर से है। द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। जिस पीरियड का बजट बनाना है उसकी कहानी हमें ये दी गई है सारी। सेल्स वॉल्यूम
is projected to increase by 30% in order to finance the additional working capital. हमें पता है जब हम सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ने से डेटर्स बढ़ते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ने से इन्वेंट्री का बैलेंस बढ़ता है. ये हम चीज़ें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में पढ़ के आए हैं, वहाँ पे सीख के आए हैं. तो उसने कहा जी इस वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी जब सेल्स बढ़ेंगी. तो फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन अडॉप्टेड. क्या मेजर्स है जी? इंट्रोड्यूस अ कैश सेल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%. It is estimated that 20% of customers would avail the discount. Present average collection period is 45 days. LE has decided to improve follow-ups which would ensure collection within 40 days. ये collection, debtors से collection की बात हो रही है. Debtor period currently 45 है और 40 dates पे आ जाएगा. अब ये budgeting के टॉपिक में आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का नॉलेज भी साथ साथ थोड़ा सा टेस्ट यहाँ पे हो रहा है. 40% of the raw material consumed is imported, which is paid in advance on the placement of the purchase order. The delivery is made within 30 days after the placement of the order. LE has negotiated with the foreign supplier and agreed that from the next year payment would be made on receipt of good. मतलब नेक्स्ट ईयर से आपको एडवांस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पिछला साल जो गुजर रहा है इसमें तो आप एडवांस देते आ रहे हो, लेकिन आइंदा आप एडवांस नहीं दोगे. आने वाले साल में आप डिलीवरी पे पेमेंट किया करोगे. कैश परचेजेस हो जाएंगे. इन अदर वर्ड्स, लोकल परचेजेस वुड बी पेड इन 50 डेज. एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वुड रिड्यूस द वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट बाय 5%. Due to price increases, cost of raw material and all other costs, excluding depreciation, would increase by 10% and 8% respectively. मतलब मटेरियल ने बढ़ना है 10% से और अदर कॉस्ट ने बढ़ना है 8% से. ये उसने जुमला लिख दिया कि डेप्रीसिएशन नहीं बढ़ेगी भाई, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है डेप्रीसिएशन इन्फ्लेशन की वजह से नहीं बढ़ती. डेप्रीसिएशन का कोई ताल्लुक इन्फ्लेशन से नहीं होता. Average days for payment of other costs would remain same, that is 25 days. Other costs से मुराद आपके expenses हैं. यहाँ पे ये conversion cost, operating cost का जिक्र हो रहा है क्योंकि raw material का वो जिक्र कर चुका है, variable cost का जिक्र कर चुका है. इसके अलावा जो बाकी बच गया उनका वो जिक्र कर रहा है, तमाम cost का जिक्र कर रहा है. ठीक है जी. There is no opening and closing finished goods inventory. Quantity of clothing, local and imported raw material as a percentage of raw material consumption would remain the same. Closing stock की quantity imported है या local है? As a percentage of consumption remain the same. इसका मतलब आपकी consumption में जितनी change आएगी, closing stock में भी उतनी ही change आएगी. उसने कहा आपका अगर कंजम्पशन 100 है और अगर क्लोजिंग स्टॉक 30 है, कंजम्पशन आपकी बढ़ के 120 पर चले जाएगी, तो ये कितने परसेंट था? 30%. तो ये भी 30% रहेगा. ये कितना हो जाएगा? 36. तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 20% इजाफा हो रहा है तो यहाँ पे भी 20% इजाफा ही आएगा. दोबारा सुनो, उसने क्या लिखा है? Closing stock as a percentage of consumption will remain the same. ये जुमला लिखा है ना. इस जुमले का दूसरा मतलब क्या बनता है कि जितनी कंजम्पशन बढ़ेगी उतनी ही क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा. एक ही मतलब दोनों का. ठीक है, ये मतलब आपको समझ आना चाहिए मैथमेटिकली. LE uses FIFO method of valuation of inventory. ये FIFO से डील करना बजटिंग में हम पहले भी सीख चुके हैं किसी सवाल में, और मैंने आपको शायद उसका भी बताया था कि ये एक एग्जामिनर की एक थोड़ी फेवरेट सी ट्रिक है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इस ट्रिक में फंसते हैं, इसको हैंडल नहीं कर पाते. लेकिन मैंने कोशिश की थी आपको उसको बड़े एलेबोरेटेड वे में, इसको स्टेप वाइज अप्रोच से आपको सिखाया था कि इसको कैसे हैंडल करना है. हमने PNL का भी एक सवाल किया था जिसमें इस तरह का क्वेश्चन आया था, जिसमें हमने परचेजेस की फिगर निकाली थी FIFO की मदद से,
तो खैर अब यहाँ पे हमने परचेजेस नहीं निकालनी, यहाँ से परचेजेस से हमने एक स्टेप आगे जाना है, हमने पेमेंट टू सप्लायर्स निकालनी है। ठीक है, तो एक साथ सवाल पढ़ लीजिए जी। कैश बजट है, आइटम मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो मोटी मोटी मुझे नज़र आ रही हैं आइटम्स क्या होने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 8। हाँ, तो कैश रसीट्स की बात करेंगे पहले। कैश रसीट्स में मेरे पास कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, यहां से पैसा आएगा। फिर हम कैश पेमेंट्स की बात करेंगे। कैश पेमेंट्स में मेरे पास लोकल परचेज के अगेंस्ट पेमेंट है, इंपोर्टेड इंपोर्ट के अगेंस्ट पेमेंट है, और फिर मेरे पास अदर एक्सपेंसेस, इनके अगेंस्ट पेमेंट है। मुझे लगता है यही मोटी मोटी आइटम मुझे नजर आ रही हैं जिनको हमें देखना है। ठीक है, अब अदर एक्सपेंसेस में आपके कन्वर्जन कॉस्ट, वेरिएबल फिक्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट, वेरिएबल फिक्स सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि हमें इन्हीं 3 के हिसाब से ही उसने पेमेंट टर्म्स का जिक्र किया है। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, मटेरियल के अगेंस्ट पेमेंट, लोकल, इंपोर्टेड एंड अदर एक्सपेंसेस, ये सब कुछ अवेलेबल है। तो काइंडली ये जो नोट है 1 से 7 तक तो फिर पढ़ लीजिए ताकि हम वर्किंग स्टार्ट करें। नोट 1 से 7 पढ़िए ताकि हम वर्किंग स्टार्ट करें जनाब। बैठे बैठे। अच्छा जी, सबसे पहले हम कैश सेल्स की बात कर लें। हमें कहा गया है कि हम हमारे 20% कस्टमर कैश सेल्स के लिए 2% डिस्काउंट अवेल करेंगे। इसका मतलब हमारी अगले साल की टोटल सेल्स का 20% कैश सेल्स होंगी और वो 2% डिस्काउंट के बाद हमें उनसे पैसा मिलना है। हमारी पिछले साल की सेल हैं 3000, अगले साल हमें कहा गया है 30% से हमारी क्वांटिटी, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम में इजाफा, सेल्स में इजाफा। फिर हमें कहा गया है इसमें से 20% कैश सेल्स होंगी और हमें कहा गया इस पर हमें 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा। वेरी सिंपल, यही वर्किंग हमारी होगी। यहीं पे हम वर्किंग प्रेजेंट कर देंगे। इसकी वर्किंग यहीं पे प्रेजेंट की। लीजिए जी, ये रुपीज़ इन मिलियन में फिगर हमारे पास आ गई 764.40। ये हमारे पास
कैश सेल्स का रिसीट्स आ गई। कैश सेल्स इज इक्वल टू कैश रिसीट्स। क्रेडिट सेल्स से कितना पैसा आएगा, इसके लिए जिस तरह का हमें डाटा अवेलेबल है, हमें शायद डेटर का लेजर अकाउंट बना लेना बेहतर रहेगा। वैसे तो आप इसको स्टेटमेंट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट बनती है आपकी ओपनिंग डेटर प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस क्लोजिंग डेटर इज इक्वल टू रिसीट्स। ये आप इक्वेशन बनाना चाहो तो उसको ऐसे देख लो। आई रिपीट, ओपनिंग डेटर प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस क्लोजिंग डेटर। बेसिकली लेजर अकाउंट से स्टेटमेंट है ना ये। हम इसको लेजर अकाउंट्स से देख लें या हम इसको स्टेटमेंट से बना लें। तो मैं लेजर अकाउंट आपके सामने रखता हूँ। जो लेजर अकाउंट की बात है वही मैं बोल रहा हूँ। ये हमारा डेटर का अकाउंट है। इसमें मैंने कहा बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लस क्रेडिट सेल्स, और यहाँ पे कैश रिसीट्स हो जाती हैं और ये बैलेंस कैरी डाउन हो जाता है। ये आपका लेजर अकाउंट होता है। अब इसमें हमने ये जो कैश रिसीट्स है ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे लेनी है, बाकी सब फिगर हम कैलकुलेट कर सकेंगे। जैसे बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए उसने में कहा है प्रेजेंट एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 45 डेज। मतलब अभी हम डेटर से 45 दिनों में रिकवरी करते हैं। इसका मतलब अभी हमारा डेटर बैलेंस 45 दिन की क्रेडिट सेल्स के बराबर है। ये मेरी एक साल की क्रेडिट सेल्स है, तो 45 दिन की क्रेडिट सेल्स कितनी होंगी? 3000 डिवाइडेड विद 360 इंटू 45, 375.00। 375.00 ये मेरी अभी का सेल्स को लेके ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ डेटर्स हैं। जो ओपनिंग बैलेंसेस तो पिछले साल की सेल्स से निकलेंगे ना आगे। क्रेडिट सेल्स, अगले साल हम सेल्स कितनी करेंगे? पिछले साल की सेल्स में 30% इजाफा और इसका 80% क्रेडिट होने वाला है। ये लिखा ना उसने, जैसे लिखा वैसे कैलकुलेट कर दिया हमने। कितनी बनी? 3120। फिर मजीद उसने कहा है कि अगले साल हमारा डेटर्स का पीरियड कहां चला जाएगा? 40 डेज पे। तो अगले साल का डेटर का बैलेंस अगले साल की सेल पे डिपेंड करेगा। 3120 डिवाइडेड विद 360 इंटू 40, 346.67। लीजिए जी बैलेंसिंग फिगर कैश रिसीट्स 3148.33। लीजिए जी, ये हमारी क्रेडिट सेल्स से रिसीट्स आ गई 3148.33। बिल्कुल इसी अंदाज में हम लोकल परचेजेस की पेमेंट बनाते हैं। वर्किंग टू लोकल परचेजेस हमारी उधार पे चल रही हैं और पेमेंट का टर्म किधर है? ये आ रही हैं जी। लोकल परचेजेस की पेमेंट टर्म्स आ रही हैं जी, ये 50 डेज। लोकल परचेजेस की पेमेंट टर्म है 50 डेज। हम बिल्कुल इस अंदाज में लोकल परचेजेस के क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे। वर्किंग टू क्रेडिटर्स लोकल परचेजेस, और इसका अकाउंट हमारा होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। यहाँ पे परचेजेस क्रेडिट होंगी, यहाँ पे कैश पेमेंट्स होंगी और यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन होगा। और जस्ट लाइक डेटर इधर भी जो पेमेंट की फिगर है ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होने वाली है। बाकी सारी फिगर हम डालेंगे जैसे ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स ब्रॉट डाउन क्वेश्चन में अवेलेबल है। लोकल परचेजेस का क्रेडिटर का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 95। मुझे परचेजेस की फिगर निकालनी है। परचेजेस की फिगर आ जाएगी तो 50 डेज के हिसाब से पेबल आ जाएंगे। ये आ गया, ये आ गया, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। अब मुझे परचेजेस की फिगर निकालनी है और उसके लिए हम वर्किंग से 2.1 बनाएंगे।
फाइफो का मेथड है, ख्याल कीजिएगा, उस मेथड के हिसाब से हम परचेजेस की फिगर वर्कआउट करने जा रहे हैं और हम लोकल रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे रॉ मटेरियल कंजम्पशन गिवन है टोटल 900 मिलियन पिछले साल की। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जी। ये पिछले साल की रॉ मटेरियल कंजम्पशन है। क्या ये लोकल रॉ मटेरियल की कंजम्पशन है या इंपोर्टेड है? बताइए जरा, कुछ लिखा हुआ है यहां पे सिर्फ रॉ मटेरियल कंजम्पशन लिखा हुआ है, जिसका मतलब इसमें दोनों है। आपको लोकल चाहिए तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ये जुमला, 40% रॉ मटेरियल कंजम्पशन इज इंपोर्टेड। इसका मतलब इसका 60% लोकल है। हम तो लोकल परचेज की कहानी पे है ना, तो लोकल परचेज की कहानी लोकल कंजम्पशन, लोकल रॉ मटेरियल की कंजम्पशन से शुरू होगी, क्योंकि हमारा बेसिक इक्वेशन क्या है? कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू परचेजेस। लेकिन यहां पे बात इतनी सिंपल नहीं होती, क्योंकि क्या इन्वॉल्व है यहां पे? फाइफो। ये चीज याद रखिएगा। तो चले हम देखते हैं फिर हमने इसको कैसे डील किया था। वर्किंग 2.1, हम सबसे पहले प्रोजेक्टेड रॉ मटेरियल कंजम्पशन लेके आते हैं, लोकल रॉ मटेरियल कंजम्पशन। पिछले साल था 900 मिलियन, 30% सेल्स वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है, तो शायद 30% प्रोडक्शन में भी इजाफा आएगा, क्योंकि उसने कहा इन्वेंट्री ने भी उसी रेशो में बढ़ना है जिस रेशो से सेल्स बढ़ी है, तो प्रोडक्शन भी इसी रेशो से बढ़ेगी जिस रेशो से सेल बढ़ी है। तो कंजम्पशन में 30% इजाफा आएगा और इसका 60% लोकल है जी। मैंने अभी इसमें कंजम्पशन में प्राइस की एडजस्टमेंट नहीं डालनी, ठीक है जी। हमने कंजम्पशन में प्राइस की एडजस्टमेंट नहीं डालनी, क्योंकि मैं ख्याल रखना है कि कंजम्पशन फाइफो बेसिस पे चल रहा है, तो फाइफो में कंजम्पशन में तो पिछले साल की परचेज भी जा रही है ना, तो पिछले साल की परचेज में तो प्राइस का इजाफा नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री पड़ी है। यहाँ पे कितनी की इन्वेंट्री है लोकल रॉ मटेरियल? इसमें 98 इंपोर्टेड है तो 60 लोकल है। तो मतलब यहाँ पे कंजम्पशन में 60 मिलियन का लोकल रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, जिसमें प्राइस इंक्रीज नहीं है, तो इसलिए मैंने यहां पे प्राइस इंक्रीज नहीं डाली, रॉ मटेरियल कंजम्पशन ली है विदाउट प्राइस इंक्रीज। कितनी बनती है जी? 702.00। इसमें हम ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लोकल रॉ मटेरियल और इसमें से हम लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ लोकल रॉ मटेरियल, तो मुझे फिगर मिलेगी लोकल परचेजेस की, लेकिन दिस इज विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस है। लोकल परचेजेस विदाउट प्राइस एडजस्टमेंट। और फिर प्राइस एडजस्टमेंट कितने परसेंट है मटेरियल की? 10%। वो डाल देंगे तो ये मेरे पास लोकल परचेजेस विद प्राइस एडजस्टमेंट आ जाएगी। हमने पहले भी सीखा था कि हम इसको फाइफो में प्राइस एडजस्टमेंट को इसी तरह पास करते हैं। अगर ये हमें इस तरह की कहानी इन्वेंट्री का जिक्र ना होता तो मैं यहीं पे प्राइस इंक्रीज डाल देता, लेकिन कोई इन्वेंट्री का जिक्र है, फाइफो का जिक्र है, तो प्राइस एडजस्टमेंट हम अलहदा से डील करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मुझे क्वेश्चन में अवेलेबल है, टोटल 158 में से 98 इंपोर्टेड है, इसका मतलब 60 लोकल है। और मुझे कहा गया है क्लोजिंग स्टॉक में भी उसी रेशो से बढ़ना है जिस रेशो से सेल बढ़ी है, तो 60 इंटू 1.3 कितना बना? 78 लीजिए। 720 इंटू 1.1 792 लीजिए जी। ये आपके पास लोकल परचेज की फिगर आ गई है 792। एग्जामिनर ने इसकी वर्किंग को डिफरेंटली प्रेजेंट किया हुआ है, यू डोंट हैव टू फॉलो दैट। मैंने आपको एक मेथड सिखाया, उसी मेथड को मैंने यहां पे रिवाइज करवा दिया आपको। फाइफो से डील करते हुए परचेजेस की फिगर कैसे निकालते हैं उसकी वर्किंग मैंने आपको ये पहले पीएनएल में सिखाई थी, ये मैंने उसी पैटर्न पे रिवाइज करके दे दी। एग्जामिनर की प्रेजेंटेशन फर्क है, उसको समझने की जरूरत नहीं है आपको। वैल्यू उसने भी परचेजेस की 792 ही निकाली हुई है,
जी बिल्कुल 792 ही है, बट डिफरेंटली निकाली है उसने। ये आ गया। अब क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिए। 792 परचेजेस हैं और पेबल का बैलेंस है 50 डेज। कितना बना? 110। तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। कैश पेमेंट 777 लीजिए जी। ये कैश पेमेंट आ गई लोकल परचेजेस के अगेंस्ट 777.00। जी एनी क्वेश्चन? जी बेटा, किसी वर्किंग पे कोई दिक्कत है तो पूछिए। ये वर्किंग हमने पहले भी की हुई है, रिपीट की है, और आइंदा भी किसी सवाल हमारे सामने आ सकती है। और मैंने जैसे कहा था एग्जामिनर की फेवरेट वर्किंग में से है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इस चीज़ को, प्राइस इंक्रीज़ को इधर कंजम्पशन में डाल देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। 5-4 से चल रहे हो, कंजम्पशन में प्राइस इंक्रीज़ नहीं आएगी। कंजम्पशन हम निकालते हैं विदाउट प्राइस एडजस्टमेंट। मैं अगर इसमें हाईलाइट कर दूं, ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन मैंने ली है, ये विदाउट प्राइस एडजस्टमेंट है, विदाउट प्राइस इंक्रीज है फॉर द नेक्स्ट ईयर। मैंने सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज डाला है, प्राइस इंक्रीज हमने यहां पे ली है। ये हमारी प्राइस, ये विदाउट प्राइस एडजस्टमेंट यहां तक पहुंचे थे, ये हमारी प्राइस एडजस्टमेंट आ रही है। 10% की मटेरियल प्राइस एडजस्टमेंट आ रही है। अच्छा जी, अब हम इंपोर्टेड रॉ मटेरियल की पेमेंट लेंगे। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल की पेमेंट एडवांस में जाती है, मतलब लोकल परचेज के लिए हमने क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया, वहां से पेमेंट निकाली, लेकिन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के क्रेडिटर्स नहीं है, वहां पे एडवांस टू सप्लायर का अकाउंट है। जिस तरह यहां पे क्रेडिटर का अकाउंट है, वहां पे एडवांस टू सप्लायर का अकाउंट बनने वाला है। तो जनाब हम एडवांस टू सप्लायर का अकाउंट बनाएंगे इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के अगेंस्ट पेमेंट के लिए। तो मैं यहां पे अगर रॉ मटेरियल सप्लायर का अकाउंट बनाऊं, से ये वर्किंग 3 है, एडवांस टू सप्लायर, ये अगेंस्ट इंपोर्ट है, एडवांस टू सप्लायर अगेंस्ट इंपोर्ट। एडवांस एसेट होता है, बैलेंस ब्राउट डाउन मुझे बताया गया है इसका 30 है। इसका बैलेंस कैरी डाउन के बारे में मुझे कहानी बता दी गई है कि वो होगा 0, क्योंकि कंपनी ने अब अपने सप्लायर से निगोशिएट कर लिया कि हम आपको एडवांस ही दिया करेंगे, आइंदा हम आपको डिलीवरी पे पेमेंट करेंगे। अच्छा जी, अब मुझे यहां पे परचेजेस की फिगर लानी है, तो यहां पे मेरी पेमेंट, कैश पेमेंट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। कैश पेमेंट हमारी यहां पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। इधर हमने जिस तरह क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया था, वहां से कैश पेमेंट बैलेंसिंग फिगर निकाली थी, डेबिट साइड पे आ रही थी। परचेजेस क्रेडिट पे होती हैं, कैश पेमेंट डेबिट पे आती है। ये भी वही है, परचेज क्रेडिट पे है, कैश पेमेंट डेबिट पे है। बाकी अगर क्रेडिटर्स से क्रेडिट पे परचेज हो रहा था तो बैलेंस ब्रा डाउन इधर था, एडवांस पे परचेज है तो बैलेंस ब्रा डाउन इस साइड पे है। ठीक है जी, इतनी अकाउंटिंग मेरा ख्याल है आपकी ग्रिप इस पे अब होनी चाहिए जी। कोई इशू यहाँ तक जी? एडवांस टू सप्लायर का अकाउंट बन गया। अब मुझे यहाँ पे भी बिल्कुल इसी अंदाज में परचेजेस इस्टेब्लिश करनी है, लेकिन यहाँ पे 2 इश्यूज आएंगे। एक तो इन्वेंट्री भी है और एक एडवांस भी गया हुआ है ऑर्डर की प्लेसमेंट के ऊपर। वर्किंग तकरीबन ऐसी है, लेकिन एक इजाफी एडजस्टमेंट आनी है, सेम वर्किंग में एक इजाफी एडजस्टमेंट आनी है, और वो है एडवांस पे जो हमने इन्वेंट्री ऑलरेडी बुक कर ली है। तो उसके लिए चले यहाँ पे थोड़ी सी जगह ही है, इसको इस्तेमाल करते हैं हम। बात शुरू होगी
रॉ मटेरियल कंजम्पशन से, ये मैं वर्किंग परचेजेस के लिए जा रहे हैं, तो ये वर्किंग 3.1 हम बना रहे हैं, वर्किंग 3.1 हम बना रहे हैं जी। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन को देखेंगे, हमारी कितनी होगी, अगेन विदाउट प्राइस इंक्रीज। पिछले साल हमारा 900 मिलियन की कंजम्पशन थी, अगले साल 30% इजाफा हो जाएगा। ये टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन है, तो हमें तो इंपोर्टेड चाहिए 40%, 468। अच्छा जी, इसमें ऐड कर दें क्लोजिंग स्टॉक, लेस कर दें ओपनिंग स्टॉक, तो ये आ जाती है परचेजेस विदाउट प्राइस एडजस्टमेंट। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है जी 98 इंपोर्टेड का, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 98, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा होगा जितना सेल्स में इजाफा उतना स्टॉक में इजाफा, 98 इंटू 1.3 कितना जी, 127.4 लीजिए जी, 497.4। अब जरा यहां पे आके अब ब्रेक लीजिएगा। पहले तो हमने क्या किया था, कभी परचेजेस विदाउट प्राइस एडजस्टमेंट आ गई, सारी परचेजेस में प्राइस एडजस्टमेंट डाल दो, लेकिन इस केस में हम 30 मिलियन का एडवांस ऑर्डर बुक करके पहले ही दे चुके हैं, और जब ऑर्डर बुक करके एडवांस दे दिया तो इसका मतलब रेट भी आपका इजाफे से पहले का लॉक हो गया। पिछले साल में ही हमने 30 मिलियन का एडवांस पे कर दिया था, ऑर्डर बुक कर दिया था, इसका मतलब 30 मिलियन की परचेज हमारी पुराने रेट पे होनी है। तो प्राइस एडजस्टमेंट, परचेजेस विद प्राइस एडजस्टमेंट अगर देखना है आपने, प्रेजेंट जैसे मर्जी कीजिए, परचेजेस विद प्राइस एडजस्टमेंट, मैं इसकी अगर आपको कैलकुलेशन दिखा दूं तो इट विल बी, प्राइस एडजस्टमेंट के बगैर 497 थी 0.4, लेकिन इस सब पे प्राइस एडजस्टमेंट नहीं आनी, इसमें से 30 पे प्राइस एडजस्टमेंट नहीं आनी, 30 को निकाल दो, बाकी जो बचा उस पे प्राइस एडजस्टमेंट डाल दो और 30 वापस ऐड कर दो। देखो जी 54.14 लीजिए जी, ये है हमारी परचेजेस विद प्राइस एडजस्टमेंट। परचेजेस विदाउट प्राइस एडजस्टमेंट थी, फिर हमने तमाम परचेजेस पे प्राइस एडजस्टमेंट अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि 30 मिलियन की परचेजेस तो हमारी एडवांस के अगेंस्ट है, जो हमने पिछले साल ही पे कर दिया था। तो एडवांस जब पे कर दिया रेट बुक हो जाता है, तो वो प्राइस एडजस्टमेंट से पहले की परचेज है 30 मिलियन की। तो टोटल 497.4 में से 30 एडजस्टमेंट से पहले की है, तो बाकी पे एडजस्टमेंट लगाओ, 30 विदाउट एडजस्टमेंट होगी 544.14। 544.14 बैलेंसिंग फिगर, कैश पेमेंट 514.14 514.14। यहां पे सवाल में ये प्राइस एडजस्टमेंट को डील करने का ये थोड़ा सा तरीका, मैकेनिज्म इसके मुकाबले में फ़र्क हो गया। ये भी प्राइस एडजस्टमेंट की थी, लेकिन हमने सारी परचेजेस पर एडजस्टमेंट डाल दी थी। इधर सारी परचेज पर एडजस्टमेंट नहीं डालनी, इधर हमने जो एडवांस पे किया है वो पुराने रेट पे ही परचेज होगा, क्योंकि एडवांस एट द टाइम ऑफ बुकिंग प्लेसिंग ऑर्डर दिया जाता है, और ऑर्डर जब आपने प्लेस कर दिया तो प्राइस लॉक हो जाती है, प्राइस सप्लायर से ऑर्डर प्लेसमेंट पे लॉक हो जाती है। हाँ जी जनाब, एनी क्वेश्चन? हमारी आखिरी आइटम रह गई है अदर एक्सपेंसेस की पेमेंट। अब उसके लिए मुझे बोर्ड अरेज करना पड़ेगा। अगर आपने ये नोट कर ली चीज़ें तो मुझे यहाँ से डेटर
वाली या ये क्रेडिटर की मैं साइड अरेज करना चाहूँगा ताकि हम एक्सपेंसेस के अगेंस्ट पेमेंट की वर्किंग बना सकें। अच्छा जी, एक्सपेंसेस की कहानी उसने मुझे बताई है कि एक्सपेंसेस विल बी पेड एट द एग्जिस्टिंग टर्म्स विच इज 25 days. Average days for payment of other costs would remain the same as 25 days. मतलब पहले भी हम एक्सपेंसेस इनकर होने के 25 दिन बाद पे करते थे, अगले साल भी हम ऐसे ही पे करेंगे। मतलब एक्सपेंसेस इनकर होने के बाद पे हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास एक्सपेंस के क्रेडिटर भी बुक होते हैं, क्योंकि एक्सपेंस जब इनकर होता है तब बुक हो जाता है डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट एक्सपेंस, पेएबल। और 25 दिन तक एक्सपेंस बुक होता रहता है, फिर 26वें दिन पहले एक्सपेंस की पेमेंट होती है। इसका मतलब हमारा एक्सपेंस का जो क्रेडिटर का बैलेंस है वो कितना होता है? 25 दिन के एक्सपेंसेस के बराबर। जिस तरह हमने परचेजेस की कहानी समझी हुई है कि क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना होता है? 50 दिन की परचेजेस के बराबर। यही सीखा था ना हमने, यहां पे कहीं पे लिखा हुआ था। कहां पे लिखा हुआ? यहां पे लिखा हुआ क्रेडिटर का बैलेंस, क्रेडिटर का पीरियड है 50 दिन बाद। हमने क्या सीखा? क्रेडिटर को 50 दिन बाद पेमेंट होती है, इसका मतलब क्रेडिटर का बैलेंस 50 दिन की परचेज के बराबर है। हमने पढ़ा था डेटर्स से कलेक्शन 40 दिन बाद होती है, हमने इसका मतलब समझा कि डेटर्स का बैलेंस 40 दिन की क्रेडिट परचेज के बराबर है। सेम इज द केस है, एक्सपेंसेस की पेमेंट 25 दिन बाद होती है, इसका मतलब एक्सपेंस पेबल का बैलेंस 25 दिन के एक्सपेंसेस के बराबर है। तो यहां पे भी हम एक्सपेंस पेबल का अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग पेबल आपका क्रेडिट साइड पे आएगा, डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट एक्सपेंस पेएबल, फॉर द ईयर एक्सपेंस क्रेडिट होगा, और फिर क्लोजिंग पेएबल कैरी डाउन होगा, और बैलेंसिंग फिगर आपकी कैश पेमेंट होगी। बिल्कुल जिस तरह आपने क्रेडिटर्स की ये डिटेल बनाई है परचेजेस के अगेंस्ट, इसी तरह आप क्रेडिटर्स अगेंस्ट एक्सपेंसेस भी बना लेंगे। क्रेडिटर्स अगेंस्ट एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाएंगे और वहां से आपको मिलेगा पेमेंट अगेंस्ट एक्सपेंसेस। से वर्किंग नंबर 4, एक्सपेंसेस पेबल कह लीजिए या क्रेडिटर अगेंस्ट एक्सपेंसेस कह लीजिए, एक ही बात है। अक्रूड एक्सपेंसेस कह लीजिए, एक ही बात है। यहां पे हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा एक्सपेंसेस पेबल का, फिर डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट एक्सपेंस पेबल होगा, और यहां से बैलेंस कैरी डाउन होगा, और ये कैश पेमेंट हमारी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी यहां से। हमारी एक्सपेंसेस का पीरियड है 25 दिन, ठीक है जी। तो ये जनाब मेरे पास पिछले साल का डाटा है। यहां से मैं पिछले साल के एक्सपेंसेस उठाऊं, वेरिएबल फिक्स्ड, वेरिएबल फिक्स्ड, ये साल के एक्सपेंसेस है, लेकिन ये सारे कैश नहीं है, इनमें से डेप्रिसिएशन निकाल देनी। पिछले साल के कैश एक्सपेंसेस पेबल कितना होगा? 25 दिन के एक्सपेंसेस के बराबर। इससे मुझे मिलेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, वर्किंग 4.1 मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट पिछले साल थी 570, प्लस फिक्स कॉस्ट थी 40 माइनस 16, प्लस वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट थी 730, प्लस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट थी 120 माइनस 27। ये पिछले साल के मेरा कैश एक्सपेंडिचर है, पिछले साल का कैश एक्सपेंडिचर। और 25 दिन के बाद मैं पेमेंट करता हूं, इसका मतलब मेरा पेएबल बैलेंस 25 दिन के एक्सपेंसेस के बराबर है। साल के एक्सपेंसेस डिवाइड बाय 360, एक दिन का एक्सपेंस इंटू 25 दिन का एक्सपेंस, कितना जी? 98.4।
वर्किंग 4.2। अगले साल हमारा एक्सपेंस कहां जाएगा? तो जैसे बेटा ये पिछले साल का एक्सपेंस आ रहा है ना मेरा ऊपर न्यूमरेटर में, अगले साल मेरा एक्सपेंस कहां पे जाएगा? सबसे पहले बात करो वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट की। क्या अगले साल भी मेरा वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट 570 रहेगा? नो। क्या चेंज आ रही है? दो चेंजेस आ रही हैं। एक, वॉल्यूम में इजाफा आ रहा है 30% का, और दूसरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से कमी हो रही है कॉस्ट में। कितनी? 5%। लीजिए जी, ये मेरी अगले साल की कॉस्ट, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट 570 से कहां जाई? सवाल में लिखा हुआ है बेटा, सब कुछ सवाल में लिखा हुआ है। अगर आपने पढ़ा होगा सवाल सब समझ आएगा आपको। वॉल्यूम में इजाफा तो वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से कन्वर्जन कॉस्ट में कमी तो डाल दी 5% की कमी, प्लस फिक्स कॉस्ट में इजाफा। अच्छा यहां पे मैं ना एक, उसने कहा इन्फ्लेशन की वजह से भी 8% इजाफा आना है सारी कॉस्ट में, कहीं लिखा हुआ ना उसने, तो वो सब में आना है। इसे एंड में इकट्ठा एक दफा मल्टीप्लाई कर देंगे। हर कॉस्ट को 8 से क्या मल्टीप्लाई करें, सब का मैं टोटल लूंगा, यहां से मैं टोटल लूंगा और एक दफा सब पे 8% की अप्लाई कर दूंगा एक्सपेंस निकालने के लिए। ठीक है, मैं हर एक को लहदा 8% से अप्लाई करूं तो भी ठीक है, सारे एक्सपेंसेस इकट्ठा करके 8% कर दूं तो भी ठीक है। इसमें फिलहाल फिक्स कॉस्ट है, वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं आता, ये 24 ही रहेगी। ये वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें क्या फर्क आ रहा है जी? वेरिएबल कॉस्ट में भी वॉल्यूम का इजाफा है, वेरिएबल कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कोई इंपैक्ट तो नहीं है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जिक्र कहां पे किया उसने? पॉइंट नंबर 2 में इकोनॉमी वुड इफेक्ट वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट। सिर्फ वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट पे इफेक्ट आना है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो 730 इंटू 1.3 वेरिएबल है, वॉल्यूम का इजाफा तो आना है, प्लस ये क्या बना 93। लीजिए जी, अब इस सब को टोटल कीजिए, इसको 8% इन्फ्लेशन लगा दीजिए। बताइए अगले साल हमारा खर्चा कितना बनेगा? 1911.50 55 कर दीजिए 2 डेसिमल पे। ये जी खर्चा हमारा, ये अगले साल का खर्चा है 1911.55, और अगले साल का पेबल चाहिए वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, 1911.55 ओवर 360 इंटू 25, 132.75, और लीजिए जी 1877.2। लीजिए जी, ये हमारे पास आ गया कैश पेमेंट अगेंस्ट एक्सपेंसेस 1877.20। लीजिए जी, कैश बजट हमारा कंप्लीट। एक्सपेंसेस के अगेंस्ट पेमेंट, एक्सपेंसेस के अगेंस्ट पेमेंट भी क्रेडिट पे हो रही है, तो इसलिए हमने एक्सपेंसेस पेबल का अकाउंट बनाया, वहां से कैश पेमेंट वर्कआउट कर ली। सिंपल सा लेजर अकाउंट का फॉर्मेट है जो कि आपने बहुत पुरानी कहीं पे ये कई दफ़ा ये चीज़ें सीखी हुई हैं। इवन कैश फ्लो भी तो पढ़ा है ना, किस सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ कैश फ्लो? R1 में। कैश फ्लो में भी ऐसी वर्किंग कई दफ़ा आपने की हुई है, तो वही ये कैश बजट में भी वही वर्किंग आ गई। अच्छा, मैं आपको एग्जामिनर सॉल्यूशन से दूर क्यों रखना चाहता हूं, उसकी एक बड़ी क्लासिक मिसाल ये आपके सामने है। अब ये हमने ये जो वर्किंग बनाई ना, इतनी सी वर्किंग 4.1 4.2, एग्जामिनर ने उसके बदले में ये इतनी बड़ी वर्किंग बनाई हुई है। ये पूरा टेबल नजर आ रहा है आपको, ये सारा उसने 1 2 3 4 5 6 कॉलम वर्किंग है, जिसमें उसने को 20वीं वैल्यू उसने कैलकुलेट की है। अल्टीमेट आंसर वही है 1877.20। तो हमने एफिशिएंटली काम किया, हमने उसको स्मार्टली प्रेजेंट किया। तो हमें स्मार्ट प्रेजेंटेशन, एफिशिएंट काम करना सीखना है। लकीर का फ़कीर नहीं बनना कि जो एग्जामिनर ने छाप दिया उसको हमने रटा मार के उस फॉर्मेट पे वर्किंग बना के खुश हो गए कि हमने काम सीख लिया। हमने काम सीखना है अपने दिमाग के इस्तेमाल से, कि हमारे दिमाग के इस्तेमाल से काम कैसे बेहतर अंदाज में किया जा सकता है।
उसकी हमें आदत अपनानी है। सोल्यूशन को देख के उसको छाप के खुश नहीं होना। सोल्यूशन में बी इनएफिशिएंट, और सोल्यूशन को देखने से आपके दिमाग की प्रोसेसिंग रुक जाती है। आपको बेसिक असूल, बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल आपको बता दिए गए हैं। उन गाइडिंग प्रिंसिपल के मुताबिक आपने खुद सोचना है और खुद वर्किंग परफॉर्म करनी है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अब इसका टोटल कर लीजिए, रिसीट माइनस पेमेंट्स, नेट क्या बना? 744.39 नेट रिसीट पेमेंट रिसीट्स। ठीक है जी, लीजिए जी। कैश बजट यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल नहीं है। अगर ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल होता तो हम ओपनिंग बैलेंस से एडजस्ट करके क्लोजिंग बैलेंस भी निकाल के दिखा देते। इस केस में हम सिर्फ इतना काम ही कर सकते हैं, और नंबर भी इतने काम के ही होते हैं। ओपनिंग बैलेंस की एडजस्टमेंट दिखा के क्लोजिंग बैलेंस निकालना, उसके नंबर हमें मिलते ही नहीं है। मिलते इन वैल्यूज़ की, सारी वर्किंग हमने की है 1 2 3 4 5, इनके नंबर होते हैं। मार्किंग स्कीम में हम चाहें तो उस पर नज़र भी एक बार डाल लेते हैं। कलेक्शन फ्रॉम कैश एंड क्रेडिट सेल्स, 4 नंबर। इंपोर्ट के अगेंस्ट परचेजेज, बजटेड इंपोर्ट एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इंपोर्ट 4 एंड 2, एंड पेमेंट ऑफ कन्वर्जन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5। अब यहाँ पे ना एक एग्जामिनर एक बेवकूफ़ी थोड़ी सी कर देता है, क्योंकि उसने वर्किंग जो एक्सपेंसेस पेमेंट की बनाई इतनी बड़ी बना दी, इसलिए उसने 5 नंबर दे दिए उसके। हालांकि ये वर्किंग तकरीबन उतनी है जितनी हमने पेबल के लिए बनाई थी। पेबल की वर्किंग के उसने देखो कितने नंबर दिए हुए हैं, 3 लोकल के 3 इंपोर्ट के, मिला के 6 दिए हैं। और सिमिलर लेवल की वर्किंग हमने एक्सपेंसेस के लिए की, उसने 5 दे दिए। लेकिन उसने इसके 5 क्यों दिए? कि उसने अपने हिसाब से बड़ी लंबी वर्किंग बनाई हुई, कि ये तो बड़ा लंबा काम है, तो इसलिए ज़्यादा नंबर देने चाहिए इसके बच्चों को। हालांकि काम वही था जो बाकी जगह था। तो एनीवेज, कोई और सवाल जी? कोई कैलकुलेशन जहाँ समझ नहीं आई, पूछना चाहते हैं तो पूछिए। ये एक बड़ा अच्छा सवाल है कैश बजटिंग के लिहाज से। इसमें बड़ी की वर्किंग्स हमारी टच हो रही हैं, तो उसको रिवीजन में अपना हर दफ़ा इस सवाल को अपने हाथ से ज़रूर गुजारिएगा, ताकि इसमें आपको एडवांस टू सप्लायर की एडजस्टमेंट भी नज़र आ रही है, इन्वेंट्री में फाइफो की एडजस्टमेंट भी नज़र आ रही है। वो बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ से आपकी एडजस्टमेंट रिवाइज होती हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक और कैश बजट का। ये सवाल ऑटम 15 में आया था, क्वेश्चन 6, और इसकी परफॉर्मेंस, अगर मैं कमेंट्स कहीं अवेलेबल हैं इसके, ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज पुअर। बजटिंग में इन जनरल मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस पुअर होती है, और आपको पास परसेंटेजेस से भी इसका आइडिया हो रहा है। और उसकी वजह सिर्फ एक है बेटा, कि बजटिंग में बहुत, बल्कि बजटिंग में है ही सिर्फ क्वेश्चन रीडिंग। वो तो कोई असूल कहानियाँ तो है नहीं ना, जैसे बाकी जगह आपको फार्मूलाज मिल जाते हैं, कहीं स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फार्मूलाज हैं, इन्वेस्टर अप्रेजल के फॉर्मेट हैं। यहाँ पे कहानी सब कुछ सवाल को पढ़नी है। हर सवाल में ज़रबें तकसीमें नहीं निकली होंगी, कहीं पे प्राइस एडजस्टमेंट, वॉल्यूम एडजस्टमेंट, पेबल की एडजस्टमेंट, सीबल की एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट हर सवाल में नहीं है, और वो सवाल के अंदर ही बताई हुई उसने। तो यहाँ पे हमारे बच्चे की परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस की वजह ही ये है कि हमारा बच्चा सवाल को पढ़ने पे तवज्जो देने का आदी नहीं है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ने का आदी नहीं है। आम सवाल आपको से इन्वेस्टर अप्रेजल का अगर 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है, तो बजटिंग का सवाल आपको 3 से 4 दफ़ा पढ़ना है तो समझ आएगा। उससे पहले आपको ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसी सवाल में हर लाइन में, हर पैरा में आपके कुछ ना किसी वैल्यू की डिटर्मिनेशन के लिए डाटा दिया गया होता है। अच्छी तरह पढ़ते हैं तो सवाल समझ आता है। इसलिए जनरली जैसे हम देख रहे हैं कि इस एरिया में परफॉर्मेंस पुअर चल रही है। पीएनएल में तो फिर थोड़ी सी कोई ऊपर जाती नज़र आती थी, एक ही ज़्यादा अलार्मिंग था। लेकिन कैश बजट में ये परफॉर्मेंस आप देख रहे हो रिसेंट टाइम में, ये 2 सवाल आपके सामने है, 7% 4% वाले। 7% वाला तो हम करेंगे, 4% वाला आप होम असाइनमेंट में देखिएगा। लेकिन अगर आपने ये सवाल समझ के कर लिए हैं और जो अप्रोच आपको यहाँ सिखाई गई है वो अप्लाई करनी सीख लिया, तो ये सवाल आपसे 4% नहीं, मेरे हिसाब से आपको 60-70% बच्चों को ये सवाल होना चाहिए इंशाअल्लाह। ठीक है,
इसलिए आपको होम असाइनमेंट भी दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप कितना सीख पाए हो और कितनी आपको मज़ीद प्रैक्टिस की या रिवीजन की ज़रूरत है। बजटिंग में वादा हुए रिवीजन मैं फिर कह दूँ नहीं होती ज़्यादा, प्रैक्टिस ही ज़्यादा होती है यहाँ पे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं, लेकिन टाइम आपका तो पढ़ने का भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास पढ़ने का भी टाइम नहीं है क्योंकि हमारे पास क्लास में रह गए तकरीबन 4 मिनट। और जी बेटा, अच्छा जी, हम चलें थोड़ा बहुत इसका स्केच मैं आपको बता देता हूं। मैं चाहूंगा कि आप इसकी रीडिंग को एज होम असाइनमेंट लेके आए, ठीक है, इसको घर से पढ़ के आए। मैं इसको आपका ओवरऑल स्केच बता देता हूं। हमें उसने कहा जी कैश बजट बनाइए क्वार्टर एंडिंग एक क्वार्टर का, मंथ वाइज कैश बजट रिक्वायर्ड नहीं है, वो भी क्लियर कर दिया उसने। कहा जी मंथली बनाने के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा है कि अगर डाटा परमिट करे तो कैश बजट को हम ब्रेक करने का भी सोच सकते हैं, इसलिए उसने क्लियर कर दिया कि नहीं भी सोचने की जरूरत भी नहीं है। डाटा शायद आपको मंथली अवेलेबल नजर आ रहा है यहाँ पे, लेकिन मंथली बजट बनाने की जरूरत नहीं। बजट आप क्वार्टर का एक ही कॉलम बनाइएगा, 3 कॉलम नहीं बनाने आपने। इस क्वेश्चन में कंपनी कर रही है सेल। सेल 2 प्रोडक्ट्स की है और पेमेंट टर्म्स भी 2 हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट की पेमेंट टर्म कुछ और, एक की कुछ और, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट 2 हैं, एक है हाई वैल्यू आइटम और एक है ऑर्डिनरी आइटम। समझ लो एक प्रोडक्ट ए होगी, एक प्रोडक्ट बी होगी, ठीक है। हाई वैल्यू आइटम जो महंगी है वो प्रोडक्ट ए होगी, और जो अदर आइटम नॉर्मल प्राइस आइटम है वो प्रोडक्ट बी होगी। 2 आइटम्स हैं और पेमेंट टर्म 2 हैं, एक कैश ऑन डिलीवरी और एक एडवांस थ्रू क्रेडिट कार्ड। 2 ऑप्शन है, कस्टमर चाहे तो कैश ऑन डिलीवरी पे भी ले ले, चाहे तो क्रेडिट कार्ड पे एडवांस पेमेंट भी ले ले। तो टोटल सेल्स की पेमेंट टर्म का ब्रेकअप उसने दे दिया, लेकिन टोटल सेल्स का प्रोडक्ट्स में ब्रेकअप यहां से पता लगता है। हाई वैल्यू आइटम रिप्रेजेंट 25% ऑफ सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड। हाई वैल्यू आइटम क्रेडिट कार्ड की सेल्स का 25% है। इसका मतलब टोटल सेल का कितनी होगी? हाई वैल्यू आइटम क्रेडिट कार्ड की सेल्स का 25% है। हाई वैल्यू आइटम टोटल सेल्स का कितने परसेंट है? कोई कागज पेंसिल पकड़ लो बेटा, अगर मेरे चेहरे पे नहीं पढ़ा जा रहा आपसे, तो यहां से नहीं पढ़ा जा रहा तो कागज पेंसिल से देख लो, शायद रजिस्टर पे कैलकुलेट हो जाए। 10%। क्रेडिट कार्ड की सेल 40% है, 40 का 25% बनता है 10। तो टोटल सेल्स का 10% आपकी हाई वैल्यू आइटम है, 90% आपकी ऑर्डिनरी आइटम। समझाई बात? यह है प्रोडक्ट का ब्रेकअप कि भाई 90% ऑर्डिनरी आइटम, 10% हाई वैल्यू आइटम, और ये है उनकी पेमेंट टर्म। क्या आपकी जो हाई वैल्यू आइटम है वो इस कैटेगरी में आ रही है, जितनी है सारी इस कैटेगरी में, और जो आपकी ऑर्डिनरी आइटम है वो 60-30 इसमें तकसीम हो रही है। रसीट्स के एंगल से आपको देखना पड़ेगा, ठीक। अब इस सवाल को अच्छी तरह आपने पढ़ के आना है, समझ के आना है। इस सवाल में एक कैच और है, एक कैच तो मैंने क्लियर कर दिया आपको, एक और कैच है इस पे इस सवाल में। कम से कम 3 से 4 सवाल को पढ़िएगा, एक एक लफ्ज को पढ़ के गौर करके पढ़ना है, सिर्फ जवाब नहीं देखना, सिर्फ सवाल पढ़ना है। हल करने की कोशिश कोई करना चाहे तो जरूर करे, लेकिन जवाब नहीं देखना बेटा, क्योंकि जवाब में फिर आपको कंफ्यूजन आएगी, ठीक है। तो कल इंशाअल्लाह इस सवाल को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे अगला सवाल भी देख सकेंगे हम, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।